अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के बाद आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी मशकूक और धमकी आमेज खतूत मौसूल हुए हैं। साथ ही आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान को लिखे गए खत पर सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस की पहली समाअत हुई। इस पर बाद में तफसील से बात करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जिन जजेस को आज मशकूक और धमकी आमेज खतूत मौसूल हुए हैं उनमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक चारों खत 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में मौसूल हुए, जो गुलशाद नामी खातून की तरफ से लिखे गए हैं। चारों खतूत में पाउडर पाया गया और धमकी आमेज अशकाल बनी हुई थी। ज़राए के मुताबिक खतूत को काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मिलने वाले खतूत पर ATA की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। FIR के मुताबिक ये खतूत गुलशाद खातून की जानिब से भेजे गए, जबकि एक खत सज्जाद हुसैन की तरफ से भेजा गया है। हर दोनों का पता नामालूम है। खतूत के जरिए खौफ व हरास फैलाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के जिन 5 जजेस को ऐसे खतूत मौसूल हुए हैं उनमें चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस आबिद अजीज शेख शामिल हैं। जजेस को धमकी आमेज खत मौसूल होने के बाद फॉरेंसिक टीम्स, CTD और पुलिस अफसरान लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे और अदालत की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। हाई कोर्ट की CCTV कैमरास का भी जायजा लिया गया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद फराज के मुताबिक पुलिस ज़रा का कहना है कि पहला खत दिन 11:15 पर जस्टिस शुजात अली के प्राइवेट सेक्रेटरी को मिला। जजेस को भेजे गए खतूत में पाउडर पाया गया। शुबा है कि ये पाउडर एंथ्रैक्स है। असल हक़ाइक़ लेबॉर्ट्री रिपोर्ट के बाद सामने आएंगे। ज़राए के मुताबिक हाई कोर्ट के जजेस को भेजे गए खतूत पर मोहित फाजिल वल्द मंजूर अली शाह का नाम लिखा हुआ है। एक ख़त DSP ने जज के सामने खोला तो इसमें पाउडर मौजूद था। DSP ने गफलत का मुजाहरा करते हुए पाउडर भी खोल दिया, जिससे पाउडर नीचे गिर गया, जिस पर जज ने DSP के रवैये पर तशवीश का इजहार किया और फिर CTD के अफसर ने DSP को डांट पिलाई। CTD ज़राए के मुताबिक ये SOPs की खिलाफ वर्जी है। CTD के अफसर ने चारों खतूत कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक खतूत धमकी आमेज हैं। इस मामले की तहकीकात जारी हैं, जबकि कल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस को भी ऐसे ही धमकी आमेज खतूत मौसूल हुए थे, जिनमें पाउडर पाया गया था और एंथ्रैक्स लिखा हुआ था। कल ही इस मामले पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जबकि आज साइफर केस की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के हुक्म पर DIG ऑपरेशंस और SSP CTD अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने उनसे कहा कि कल हाई कोर्ट में जो वाक़या हुआ आपको मालूम होगा, मुकदमा भी दर्ज हो गया है। तो DIG ऑपरेशंस ने जवाब दिया कि हमने खतूत और इनके लिफाफे एनालिसिस के लिए लैब को भिजवा दिए हैं। पोस्ट मास्टर जनरल को लिखा है, एक स्टैंप सही नहीं पढ़ी जा रही। इसी तरह के लेटर्स लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी आज मौसूल हुए हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि आपका स्टाफ सिर्फ नाकों पर खड़ा होना और लोगों को तंग करना जानता है। हमें रोज़ शिकायतें आती हैं कि वकला को पुलिस नाके पर रोका गया। आपने लेटर्स के तज्जिए के अलावा तफ्तीश में क्या किया है? अब तो CCTV कैमरास हर जगह लगे होते हैं, आप भी स्टैंप ही नहीं पढ़ पा रहे, तो हम किसको कहें ये खतूत कौन से डाकखाने से पोस्ट किए गए हैं? तो DIG ऑपरेशंस ने जवाब दिया कि जो थोड़ी बहुत स्टैंप पढ़ी गई है वो रावलपिंडी के इलाके की है। CTD के अफसर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक ये लेटर्स रावलपिंडी GPO से आए हैं। GPO में किसी लेटर बॉक्स के जरिए ये लेटर्स पहुंचे थे। हम लेटर बॉक्स के पास CCTV कैमरास देख रहे हैं। कुछ लेटर्स पर भिजवाए जाने वाले का नाम रेशम और कुछ पर रेशमा लिखा है। बहरहाल ये इंतहाई संजीदा मामला है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत मुल्क की आला अदलिया के जजेस को धमकी आमेज खतूत मौसूल हो रहे हैं। एक तरफ जजेस को धमकी आमेज खत मिल रहे हैं, दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो खत लिखा था उस पर आज सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस केस की पहली समाअत भी हुई, जहाँ चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस सूरत हाल से मुतालिक उठाए जाने वाले तमाम एतराज़ात का जवाब दे दिया। जब से सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया है, तहरीक इंसाफ ये मुतालबा कर रही थी कि फुल कोर्ट बना दिया जाए। साथ ही इल्ज़ाम लगा रही थी कि चीफ जस्टिस ने अपने पसंदीदा जजेस का बेंच बनाया है। इस हवाले से चीफ जस्टिस ने आज दौरान समाअत वजाहत करते हुए कहा कि 7 जजेस इस्लामाबाद में दस्तयाब थे जिन पर मुश्तमिल बेंच बनाया गया। शायद अगली दफ़ा फुल कोर्ट तश्कील दे दें और वही समाअत करें। मैं सिर्फ वजाहत कर दूं कि हम 7 जजेस क्यों आज बैठे हैं और फुल कोर्ट क्यों नहीं बैठा है, क्योंकि सिर्फ 7 जजेस ही इस्लामाबाद में अवेलेबल थे, क्योंकि बाकी जजेस ने
अपनी रिक्वेस्ट पे, मैंने उनको नहीं किया है। ज़रा हम भी ज़रा जमहूरियत के तकाज़ों पे बिलीव करते हैं, कुछ कराची में हैं और कुछ लाहौर में, तो हम शायद फुल कोर्ट तश्कील दे दें अगली दफ़ा, ठीक है? तो हम अब आपस में ज़रा मशवरे कर लेंगे, क्योंकि आज की मैं वजाहत कर दूँ, जितने जजेस थे इस्लामाबाद में वो सब के सब आज मौजूद हैं। अब वो जजेस गए सब ईद तक वहाँ हैं, तो उनको मेरे ख्याल में वापस आने देते हैं, आ जाए, क्योंकि मगर ये तो आप समझें कि आज का हुक्म समझें कि कोई इंटरफेरेंस हम नहीं टॉलरेट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे हैं, मगर हम आपको हुक्म दे रहे हैं आज। ठीक है, ठीक है। 29 अप्रैल देखें आप लोगों के लिए कन्वीनियंट है डेट? ठीक है सर, ठीक है। शायद हम चेंज करते हैं, अब जरा बाकी जजेस से कन्वीनियंस पूछ लेते हैं। आप देख लीजिए 29 टेंटेटिवली आप नोट कर लें, हो गया। फिर कोशिश करेंगे कि डे टू डे करके ख़त्म करें, शायद 29 तो 30 हो जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दौरान समाअत वजाहत करते हुए बताया कि जब वो चीफ जस्टिस बने तो फौरन फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई। इससे पहले 4 साल फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई गई थी। 4 साल पहले उस वक्त बार्स कहाँ थी? फुल कोर्ट मीटिंग कब हुई थी? I think after you had assumed office, उस वक्त हुई थी एक, जब practice and procedure act was to be heard. I think before it, as far as I am aware, 18 इससे September. पहले मीटिंग हुई थी 18 सितंबर 2023 को। Yes. ये पहला दिन था कि जब मैं चीफ, वो तो इतवार के दिन था, तो वो वो वर्किंग डे नहीं था, तो पीर का दिन सबसे पहला काम किया, फुल कोर्ट की मीटिंग की। और इससे पहले कब मीटिंग हुई थी? 4 साल पहले। I don't know about that. कहाँ थी सारी बार, कहाँ थे सारे वकील? मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा, 4 साल फुल कोर्ट की मीटिंग नहीं हुई। मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ। इंक्वायरी कमीशन के लिए जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी के नाम और फिर उनकी जानिब से कमीशन की सरबराही से माजरत पर चीफ जस्टिस ने बताया कि हमने ऐसे नाम तजवीज़ किए थे जिन पर कम से कम उंगली उठाई जा सकती थी, मगर सोशल मीडिया के प्रेशर और बेबुनियाद इल्ज़ामात की वजह से जस्टिस तसद्दुक जिलानी ने इनकार कर दिया। ऐसा माहौल बनाया गया कि कौन शरीफ आदमी ये खिदमत कौन करेगा, फॉर्मर चीफ जस्टिस जो कल परसों वाले नहीं हैं, तो शायद आप उस पर लोगों की अपनी अपनी राय है, काफ़ी अरसा गुजर चुका है उनको, तो ऐसे ही हमने नाम तजवीज़ किए जिस पे कम से कम लोग, तो हर चीज़ पे भी उंगली उठा सकते हैं, कि कम से कम उंगली उठी जाए। और मगर यकीनन फिर एक तो ये जो हम कहते हैं ना प्रेशर, मेरे ख्याल में एक प्रेशर ये जो अब क्या कहना चाहिए, सोशल मीडिया से मतलब अजीब अजीब बातें उनके मुतालिक हुई, मुझे शर्मिंदगी हुई, मुझे अफसोस हुआ कि मैंने इनको बल्कि हम दोनों ने इनका नाम दे करके इनके ऊपर ये लोगों ने इल्ज़ामात और अजीब अजीब बातें शुरू कर दी। ये क्या कोई मुअज़्ज़ब मुआशरे में ऐसी बातें होती हैं? ये हमला करना किसी पे, बस अभी कोई शरीफ आदमी हो तो जवाब नहीं देंगे, हर शरीफ आदमी कहेगा भाई शुक्रिया बहुत बहुत, आप ही संभालो, मैं तो चला इधर से। यही हुआ, उन्होंने इनकार कर दिया। खत सामने आने के बाद चीफ जस्टिस पर मुसलसल तनकीद हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले पर कमीशन क्यों नहीं बनाती, तो इस पर चीफ जस्टिस ने आज वाज़ेह किया कि कोई ऐसा कानून नहीं है कि जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट कमीशन बना सके, ये हक वफाकी हुकूमत को दिया गया है। तासुर के कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियारात या हुकूमत को दे दिए या कोई कमीशन को दे दिए, ये तासुर तो मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत, बेबुनियाद, इसकी कोई हैसियत है ही नहीं। हम हर काम नहीं कर सकते, हमारे पास आईन में कहीं कमीशन बनाने का इख्तियार नहीं है। बने हैं कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने, मगर आईनी इख्तियार नहीं है। ये इख्तियार पार्लियामान ने फेडरल गवर्नमेंट को दे दिया है। आपका कौन सा कानून है इंक्वायरी वाला? पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 सर। कमीशन इख्तियार है सरकार का बनाने का। हमने मशवरा किया इस पे, आपने हमसे मशवरा किया, हमने नाम दिए और ये भी कहा कि TOR ऐसे अपनी मर्जी के आप TOR ना बना दीजिए जिससे आप कुछ प्री कंसीव्ड रास्ते पे या नतीजे पे पहुंचना चाहते हैं, ऐसा हो कि असली मायनों में कमीशन नजर आए और काम उसका हो। हमने इंक्वायरी कमीशन बनाया
सिर्फ इस हद तक बनाया कि वो वफाकी हुकूमत, कानून कहता है कि वफाकी हुकूमत ने उसको मंजूर करना है। उसके जो TORs थे और जिन्होंने कमीशन हेड करना था और जो कानून खुद है, वो किसी भी तरह से वफाकी हुकूमत को किसी भी अमल में मदाखलत की इजाजत नहीं देता और ना ही वफाकी हुकूमत का ऐसा कोई इरादा था ना है। चीफ जस्टिस पर यह तनकीद भी हो रही थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने उनसे भी मुलाकात की थी मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। इस हवाले से चीफ जस्टिस ने गुज़श्ता साल होने वाली मीटिंग की तफसीलात बताई और वाज़ेह किया कि जब जजेस उनसे मिले थे तो उस वक्त उनके पास कोई इख्तियारात नहीं थे और उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस मामले पर उनसे कोई मशावरत भी नहीं की थी। The judges of IHC deemed it appropriate to bring such matters to the attention of the Supreme Court. An appointment was sought with the Chief Justice of Pakistan. On 19 ये जरा वजाहत करते, मैं नहीं हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। जी। On 19/5/2023, 6 judges of IHC who were in attendance in office on that date, Chief Justice IHC was in Lahore and one judge was undergoing a minor surgery, met with the Chief Justice of Pakistan, which meeting was also attended by Justice Ijazul Ahsan. जरा इधर रुक जाइए। देखिए, मैं जो लोग चले गए उन पे मैं कोई उंगली उठाना नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ एक फैक्ट बयान कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस उस वक्त के थे उमर अता बंदियाल साहब, उनके सीनियर प्यूनी जज थे मैं, मेरे बाद थे सरदार तारिक मसूद साहब, ठीक है, आयराकी में। उसके बाद आता था नंबर जस्टिस एजाजुल एहसन का। ऐसे है। मैं इस मीटिंग में नहीं बैठा, ना सरदार साहब, ना हमें बताया गया, ना हमें बुलाया गया। आगे पढ़िए। The matter was brought to their attention and judges of the IHC were advised that the Supreme Court would intervene after the Chief Justice of Pakistan had an opportunity to consult with his colleagues. अच्छा, यहाँ रुक जाइए। मुझसे ना उस वक्त ना इसके बाद कभी भी कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ है, ये सिर्फ वजाहत कर दूं। We also met with Mr. Justice Qazi Faiz Isa, the then senior puisne judge, on the same day to bring the matter to his attention as well. जी, ये मीटिंग तो नहीं इसको कहना चाहिए। मेरे सेक्रेटरी ने कहा कि जी जजेस आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट साहब से मिलने के लिए, तो मैंने कब मिलना चाहते हैं? कहते नहीं बाहर खड़े हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल आप बुला लीजिए। जी, ये मीटिंग हुई मगर ना मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थे, ना मेरे पास कोई कानूनी पावर्स थे, ना मेरे पास आईनी पावर्स थे कि मैं कुछ कर सकता। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने तौहीन अदालत के मामले पर कहा कि अगर कोई मदाखलत करे तो तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा सकती है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त नहीं चाहिए। अप्रोप्रिएट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएटेड, ठीक है। हमने ये कभी किसी जज को नहीं मना किया है, किसी के खिलाफ भी अगर वो उनके काम में मुदाखलत करें यकीनन कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स करें, उसमें हमारी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है, ना सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की ना ही सुप्रीम कोर्ट की। It is unclear how a judge can prove such interference and intimidation if she reports the same, as the onus to do so would appear to be on the judge. It is also ये जरा वजाहत कर दें, ओनर्स टू डू सो अपीयर्स टू बी ऑन द जज। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करूंगा। मेरे ख्याल में अगर आप कंटेम्प्ट नोटिस देंगे तो वो उनको आके अपनी वजाहत करना होगी शायद। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि शुतुरमुर्ग की तरह सरजमीन में छुपा कर नहीं बैठ सकते। हमारा फर्ज है कि अदलिया की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए ज़ाबिता अखलाक बनाए, जिससे ये यकीनी बनाया जा सके कि अदालती मामलात में मदाखलत ना हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, ये जैसे अतर साहब ने भी कहा कि थिंग्स हैव बीन हैपनिंग, हम ऑस्ट्रिच की तरह सर ज़मीन में सैंड में नहीं रख के बैठ सकते। हमें कोई, और ये बहुत ऑनरेबल जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिन्होंने ये चीज़ लिख के बता दी, वरना ये शायद चीज़ें हो रही हैं और बड़े अरसे से हो रही। तो हमें ये करना ज़रूरी है और फ़र्ज़ है हमारा कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को मेंटेन करने के लिए हमें बहुत सख्त कोड ले डाउन करना है विच इंश्योर्स कि ऐसी इंटरफेरेंस ना हो कोई। और वो मांग भी ये रहे हैं और वैसे भी कि एक सिविल जज के साथ कुछ होता है तो वो क्या करे, किसको बताए, और फिर अगर उसका चीफ जस्टिस ना कुछ करे तो क्या होना चाहिए, और फिर वो भी कुछ ना करे तो फिर हमारा क्या रोल होगा। तीनों टीयर्स को कुछ तरीकाकार वाज़े करना पड़ेगा इन प्रोसीडिंग्स में। और मैं अपनी राय दे रहा हूँ कि मेरे ख्याल में एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस हमें बड़ा क्लियरली ले डाउन करना पड़ेगा, which has to address this issue for a civil judge, for a district judge, for a high court judge, for a chief justice of a high court,
and then the matter comes to us in case there is any interference, so that हम इसको plug करें through a system. और इस नज़रिए के हिसाब से कि अगर इस तरफ हमने चलना है कि एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस हम इधर बना के एक कोड बना के क्लियर करें, उसके सिलसिले में आप कुछ हमें रिकमेंडेशंस दें, कुछ हमारे अपने आइडियाज़ हैं, आप भी हमें बताएं कि उस कोड को कैसे ले डाउन करें कि ये चीज़ फॉर नाउ एंड फॉर एवर वी क्लोज दिस चैप्टर। जजेस को मशकूक खत लिखे जा रहे हैं। आज अज खुद नोटिस की समाअत भी सुप्रीम कोर्ट में हुई। वफाकी हुकूमत इस वक्त क्या मौक़िफ़ रखती है और इस वक्त क्या इक़दाम करने का इरादा रखती है, हम बात करेंगे इसके लिए वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर से। अता तारर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है जजेस को मशकूक खत लिखना, उन तक पहुंच जाना, और फिर ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बल्कि अब सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट तक ये मामला चला गया। इतने संगीन मामले के बाद ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट के इल्म में है, अब वफाकी हुकूमत के कुछ इक़दाम सामने भी आए, लेकिन मजमूई तौर पर इस वक्त वफाकी हुकूमत और ख़ास तौर पर काबीना में क्या बात अब तक हुई है कि इतने बड़े सिक्योरिटी थ्रेट के लिए वफाकी हुकूमत क्या एक्शन लेगी? बहुत शुक्रिया जी जुनैद साहब, थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ये है कि इसको बड़ा संजीदगी से लिया जा रहा है और इस पर मुकम्मल तहकीकात कर रहे हैं। इसमें इस्लामाबाद पुलिस, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, इंटीरियर मिनिस्ट्री, वो तीनों जो हैं इसकी तहकीकात कर रहे हैं और इसका बाकायदा फोरेंसिक करवाया जा रहा है। जो सब्सटेंस, जो पाउडर लाइक सब्सटेंस पाया गया था, तो उसका फोरेंसिक टेस्ट करवाया जाएगा कि वो सब्सटेंस एक्चुअली है क्या। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए, कोर्ट प्रेमिसेस की जो सिक्योरिटी है, कोई भी पैकेज या पैकेट जब ऑनरेबल जज साहबान के चेंबर तक पहुंचता है, उससे पहले कोर्ट प्रेमिसेस के बाहर स्कैनर्स नस्ब किए गए हैं। हमारा तो बतौर वकील भी कोर्ट में बहुत आना जाना होता है, तो एक बाकायदा एक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है जिसके थ्रू ये चीज़ें गुजरती हैं और वॉक थ्रू गेट्स नस्ब हैं। एक कमरा बनाया गया है चेकिंग के लिए, आप उससे गुजर के तो कोर्ट के अंदर दाखिल होते हैं। तो ये भी देखने वाली बात है कि जब ये ऐसे पैकेट रिसीव होते हैं, तो जब एक एक्सपेंस करके स्कैनर्स नस्ब किए गए हैं, तो फिर ये स्कैन क्यों नहीं किए गए, इसकी भी जिम्मेदारी का तयन होना चाहिए। इसके साथ साथ ये एक संजीदा मामला और इसकी भरपूर तहकीकात होंगी और सच सामने आएगा कि ये किसने भेजा, कैसे भेजा और ये सब्सटेंस है क्या, और इस पर जदीद टेक्नोलॉजी के तहत इसका फोरेंसिक भी करवाया जा रहा है। मगर मैं ये भी समझता हूँ कि इसकी जो मीडिया कैंपेन और सोशल मीडिया कैंपेन चलाई गई, ये मामला मुझे लगता है कि इसके अंदर एक कोई शायद ऐसा आंसर भी शामिल है जो गैर संजीदा है। और सोशल मीडिया पे और मीडिया पे क्या सराइयों से मेरी गुजारिश होगी कि हमें परहेज़ करना चाहिए और इस पे स्पेकुलेशंस या इस पे एक बहस और एक जो डिबेट छिड़ पड़ी है, जब तक फोरेंसिक का रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक तहकीकाती इदारे इस पे को हतमी राय नहीं कायम कर लेते, तब तक आई थिंक ये जो रूमर मॉन्गरिंग है और जो क्या सराइयाँ हैं, इनसे परहेज करें तो बेहतर है। अच्छा अताउल्लाह तारर साहब, अब सुप्रीम कोर्ट ने तो फुल कोर्ट का इशारा दिया है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से रिमार्क्स दिए अदालत में। समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। तो जो हुकूमती कमीशन बनाया जाना था, उसका अब क्या होगा, उस पर वफाकी हुकूमत क्या सोच रही है? जब साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी माज़रत कर चुके हैं, उसकी तफसील और वजाहत भी आज अदालत के सामने पेश की गई। अटॉर्नी जनरल ने भी बात की, मजीद मौक़िफ़ भी सामने रखा गया। तो क्या वो कमीशन अब नहीं बनेगा या बनेगा, क्योंकि वो इख्तियार तो वफाकी हुकूमत ही का है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये मामला चीफ जस्टिस के पास गया। चीफ जस्टिस की सवाबदीद है कि वो अब इस मामले को आगे कैसे लेके चलते हैं, और अगर वफाकी हुकूमत को कोई किरदार अदा करने का कहा जाएगा चीफ जस्टिस की तरफ से तो ज़रूर अदा करेंगे। मगर अब ये क्योंकि जुडिशरी का इंटरनल मामला है जिसमें अब चीफ जस्टिस ने बेंच बना दिया है और मैटर सब जुडिस है, तो हम इसमें कोई और रोल प्ले कर नहीं सकते। मगर ये जो मैं एक बात कर रहा था कि जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट आया, जिसके तहत सीनियर मोस्ट 3 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार दिया गया कि वो बेंच तश्कील दें, तो बेंचेस को तश्कील देने का भी एक शफाफ और एक मुनसिफाना तरीका सामने आया। बंदियाल साहब के दौर में तो फर्द वाहिद फैसला करता था कि बेंच कौन सा तश्कील दिया जाएगा। तो जब शफाफियत भी आई है और कोर्ट ने आज आर्ग्यूमेंट्स भी एट लेंथ सुने हैं और 29 अप्रैल तक ये केस मुलतवी किया है, तो तब तक इंतजार करना ही बेहतर होगा। अच्छा अता तारर साहब, अब खबर ये जो सामने आई कि तसद्दुक़ जिलानी साहब को हुकूमत ने बताया कि फुल कोर्ट इजलास में आपके नाम पर इत्तफाक हुआ है, लेकिन
पता ये लग रहा है या बताया जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ नहीं था तो उन्होंने फिर मीटिंग के मिनट्स मांगे थे, उसके बाद उन्होंने माजरत की। यहाँ तक तो सही है कि वफाकी वज़ीर कानून ने उनसे मुलाकात भी की लाहौर में, इसकी अटॉर्नी जनरल ने भी तस्दीक की है, लेकिन ये क्या उन्हें गलत बताया गया कि उनके नाम पर मुकम्मल इत्तेफाक हुआ है और जो नहीं हुआ था इस वजह से भी उनकी माजरत सामने आई कि वो नहीं कमीशन का सरबराह बनना चाहते? नहीं, मैं नहीं समझता इसमें कोई हकीकत है। देखिए, एक मशावरत हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दरमियान, और उसमें यह तय पाया कि एक कमीशन बनाया जाएगा और कोई भी नेक नाम और अच्छी शोहरत के हामिल साबिक जज या साबिक चीफ जस्टिस से बनाया जाएगा। जिसके बाद काबीना में डिस्कशन हुई और तसद्दुक़ जिलानी साहब का नाम काबीना ने फाइनल किया और उनकी रजामंदी ली उनसे, और उन्होंने रजामंदी का इजहार किया। तो देखिए, जब रजामंदी का उन्होंने इजहार कर दिया, उसके बाद मैं समझता हूँ कि हमारी तरफ से तो तमाम जो लवाजमात थे वो पूरे किए गए, कानूनी तौर पे भी और जो एक मशावरत के आदाब होते हैं उसके तहत भी। तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है कि खुदा ना खास्ता कोई मशावरत नहीं हुई या ये तय नहीं हुआ कि कोई जज होगा या साबिक चीफ जस्टिस होगा, या नाम पे जो काबीना में मशावरत हुई है वो बिल्कुल क्लियर था। तो इस पर कोई अभाम नहीं है किसी किस्म का। ठीक है। अच्छा अता साहब, अब फरवरी में इंतखाबात हुए, उसके बाद हुकूमत भी बन गई, फिर आपको पता है नए सदर भी आ गए, सेनेट के इलेक्शन भी जिस हद तक हो सकते थे हो गए, खैबर पख्तूनख्वा का मामला भी सिर्फ रहता है, बहुत से मराहिल मुकम्मल हो चुके हैं और चैलेंजेस सामने आ रहे हैं कि जजेस को मशकूक ख़त भेजे गए, जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शिकायत कर रहे हैं कि उनके काम में मदाखलत की जा रही है। हुकूमत का जवाब अब तक जो साबित हो रहा है वो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाबंदी लगाना, यानी उधर ख़त भेजे जा रहे हैं, मशकूक ख़त, उनके अंदर मशकूक पाउडर मौजूद है, और हुकूमत का क्या जवाब है मुल्क के इन हालात में कि उस साबिक ट्विटर और एक्स को बंद रखा गया। अब अदालत में मामला चल रहा है, अदालत ने कहा कि 17 फरवरी से एक्स बंद है, मुसलसल अदालतों के फैसले आ रहे हैं। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहम रिमार्क्स थे, इस पर आपकी हुकूमत कहती है कि ये एक सिक्योरिटी थ्रेट है। वो जो ख़त भेजे जा रहे हैं जजेस को, मशकूक ख़त भेजे जा रहे हैं, धमकी आमेज़ ख़त भेजे जा रहे हैं, वो थ्रेट नहीं है। ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये थ्रेट बन गया है वफाकी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा। कैसी अजीब सी बात है तार साहब, यही मौक़िफ़ है वफाकी हुकूमत का? नहीं, देखिए, कतन अजीब बात नहीं है। एक तो देखिए, एक्स केयर टेकर के दौर में पाबंदी लगी, ये चीज़ क्लियर कर दें कि ये पाबंदी हमने आके नहीं लगाई या हमारी वफाकी हुकूमत ने आके नहीं लगाई। हाँ, इसको बरकरार रखा गया, वो अपनी जगह दुरुस्त है। पाबंदी पहले से मौजूद थी, वो बरकरार रही। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जजेस वाले मामले की भी तहकीकात हो रही है, पाउडर की और इस लेटर की, उसमें फोरेंसिक और जदीद टेक्नोलॉजी मैंने आपको अर्ज़ किया कि वो डिप्लॉय की जा रही है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये क्या मामला है और ये संजीदा मामला है। इस पे मैंने जैसे कहा कि सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर क्या साराइयाँ हमें नहीं करनी चाहिए, हमें वेट करना चाहिए कि कोई इसका नतीजा निकल आए। देखिए, जहाँ तक एक्स का मामला है, मैं तो ये समझता हूँ और मैं तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ, मगर जहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल किया जाता है स्टेट के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़, जहाँ पे मुल्क दुश्मनों से फंडिंग लेके कुछ लोग बैठ के एक ऐसा प्रोपेगेंडा करते हैं जिससे इकॉनमी को भी नुकसान पहुँचाते हैं, शोहदा की भी तज़ीक करते हैं और मुल्क में एक अफरा तफरी का आलम फैला देते हैं। और सुबह को बंदा उठता है, वो कहता है आज क्यों ना पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को क्रैश कर दिया जाए, आज क्यों ना कियोस फैला दिया जाए। अब पीछे एक अफवाह फैला दी कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से, बड़ी नामुनासिब थी। हाँ, मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट हम अपने ऊपर लागू करें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हों, तमाम जो जर्नलिस्ट की बॉडीज हैं वो हों, फ्रीलांसर्स हों, एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट तय कर लें कि ये डूज एंड डोंट्स हैं। और ये पाबंदी असूली तौर पे मैं समझता हूँ नहीं होनी चाहिए, बट देन अगेन जब ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं जो नेशनल सिक्योरिटी को, नेशनल इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाती है, उसके अगेंस्ट सेफगार्ड क्या है, हमारे पास क्या मैकेनिज्म है कि उसको रोका जाए। मैं बिल्कुल इस बात का हामी हूं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फ्रीली यूज होने चाहिए, बट फिर अगर स्टेट रेगुलेट करेगी, लेजिस्लेशन होगी, उस पर फिर बेजा तनकीद की जाती है। तो मैं तो ये चाहता हूं, और पार्लियामेंट का फोरम मौजूद है, क्यों ना एक कमेटी बना दी जाए, जॉइंट कमेटी, जिसमें अपोजिशन के मेंबरान भी हों, जिसमें सहाफ़ी भी हों, जिसमें सोशल मीडिया के वीलॉगर्स, यूट्यूबर्स भी हों, और एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट पे एग्री कर लिया जाए। फिर जो उसकी खिलाफ वर्जी करे उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। तो देखिए, ये दोनों चीजें हैं, एक तरफ आज़ादी इज़हार राय है और एक तरफ स्टेट का इंटरेस्ट है, और ये बड़ी थिन लाइन है इन दोनों के दरमियान, बड़ी फाइन लाइन है। वफाकी हुकूमत मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद करने का इरादा नहीं रखती इस प्लेटफॉर्म पर, यह आपका मौक़िफ़ है?
देखिए, वफाकी हुकूमत चाहती है कि कुछ ना कुछ कवायद और ज़वाबित तय कर लिए जाएं, जिसके अंदर हम ये तय कर लें कि ख़वातीन को हम उनके ऊपर बेजा इल्ज़ामात, गालम गलोच, बद इखलाकी, बद तहजीबी नहीं करेंगे। जो आप कंटेंट देखें आता है, मतलब इंसान क्या कहे कि आप इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचाते हैं, आप पाकिस्तान के इंटरेस्ट को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये एक बैलेंस है जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि हम एक खुद पे कोड ऑफ कंडक्ट लागू करें। चले, आपका और एक चार्टर सही है, इससे मुताल्लिक आपका करें कि झूठी खबरें और फेक प्रोपेगेंडा नहीं फैलाएंगे। इससे और मैं हामी हूं कि ये बैन लिफ्ट होना चाहिए, मगर फिर ये कंडीशनैलिटीज हों कि हम फ्री स्पीच के राइट को मिसयूज करते हुए मुल्की मफाद को और मुल्की सिक्योरिटी को नुकसान नहीं पहुंचाएं। ठीक है अतातर साहब, एक और दिलचस्प मामला है वॉल्टन एयरपोर्ट लाहौर के हवाले से। ये एयरक्राफ्ट ओनर एंड ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने अब उनके सेक्रेटरी जनरल ने खत लिखा है, वज़ीर दिफा को मुखातिब किया है कि 350 अरब रुपए मालियत की जो ज़मीन है, जगह, उसका 50 अरब में सौदा हो गया और उसमें से भी सिर्फ 1 अरब मौसूल हुए हैं। अब हैरान कुन बात यह है कि ये ख़त सामने आने के बाद तहरीक इंसाफ, जो कि इस वक्त हुकूमत में नहीं है, उनकी जानिब से भी तनकीद की जा रही है आपकी हुकूमत पर। लेकिन अगर ये मामला, ये इल्ज़ाम या ये स्कैंडल सच नहीं है, तो फिर आप और आपके साथी मुस्लिम लीग नून में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो इतनी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने क्यों की? एहसन इकबाल साहब ने 2021 में गालिबन कहा कि इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए, वॉल्टन एयरपोर्ट के मामले की। तो अगर ये सच नहीं था तो फिर आप क्यों इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे? और अगर ये सच था तो फिर आपकी हुकूमत बनने के बाद इस मामले पर आपकी जमात और आपकी हुकूमत चुप कर क्यों बैठ गई? देखिए, मैं ये समझता हूँ मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। और जब ये इमरान खान साहब रूडा का प्रोजेक्ट कर रहे थे या इमरान खान साहब ये वॉल्टन एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट कर रहे थे और एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बन रहा था, तो मैं तो तब इसके खिलाफ बड़ी आवाज़ उठाई और कहा कि जी ये औने पौने इसको बेचा जा रहा है और ये बिल्कुल मार्केट वैल्यू से बहुत कम रेट पे दिया जा रहा है और ये ज्यादती है। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आप सोशल मीडिया पे देखें, हर जगह पे मौजूद हैं, हमारे पास भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो ये कॉन्ट्रैक्ट, जी बिल्कुल, आप बिल्कुल चला दीजिएगा उसको। ये कॉन्ट्रैक्ट एक तो देखिए ये इमरान खान साहब के दौर में हुआ और उसकी जो पेमेंट्स हैं जो रिसीव होनी हैं उस पर एविएशन डिवीजन देखेगा कि जी कितनी डेफर्ड पेमेंट्स हैं, पेमेंट स्केड्यूल क्या था, कॉन्ट्रैक्ट में क्या टर्म्स तय हुई थी और कहाँ पे कमी कोताही है, उसको पूरा किया जाएगा। मगर हैविंग सेड दैट, हम ये समझते हैं कि उस दौर में जब इमरान खान साहब ये काम कर रहे थे और उनकी हुकूमत हर जगह पे ज़मीनों का कारोबार कर रही थी, उन्होंने बहुत गलत किया बहुत सारी जगहों पे, उनको इस तरह नहीं करना चाहिए था और उसकी तहकीकात भी हुई। तो इस पे जो कमी कोताही है, देखें जब एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन अक्रू कर गया और एक हुकूमत के और एक कंपनी के दरमियान कर गया, अब उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स को देख के जो हो सका वो करेंगे और उस पर अगर पेनल्टी बनती हुई या उस पर अगर कोई उसकी करेक्टिव मेजर्स लेने हुए, रिमीडियल मेजर्स लेने हुए, वो लेने चाहिए। अताउल्लाह तार साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बात करने के लिए। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से जो इब्तिदा में ख़त लिखा गया था उस पर तहरीक इंसाफ का पहले भी मौक़िफ़ आया और आज खुद नोटिस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत के बाद भी एक मौक़िफ़ सामने आ रहा है। रऊफ़ हसन जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनके हवाले से हमारे साथ प्रोग्राम में इस वक्त पाकिस्तान के सीनियर तरीन वकला में से एक तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान साहब मौजूद हैं। हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया। आपका पहले भी मौक़िफ़ रहा है कि तहरीक इंसाफ को इसमें क्या किरदार अदा करना चाहिए, लेकिन आज खुद नोटिस की समाअत हुई, बहुत सी चीज़ों की वजाहत सामने आई, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भी कई मामलों की तफसील सामने रखी। उसके बावजूद रऊफ़ हसन साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि इसकी तहकीकात की जाएँ, और एग्जीक्यूटिव से मशवरा करके उन्होंने पहले ही इस मामले को कमज़ोर कर दिया है। ये दुरुस्त होगा मौक़िफ़ हामिद खान साहब एक सियासी जमात का? बहरहाल वो इनका ये ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि अभी तक जिस तरह से मामला चलते रहे हैं उसमें फैसले और जो भी हियरिंग्स हुई हैं तहरीक इंसाफ के हक में नहीं हुई हैं, तो बस उस हवाले से उन्होंने ये कमेंट किया, ये बात कही होगी। लेकिन मैं समझता हूँ ये बुनियादी तौर पे जो इशू है ये सियासी जमातों का नहीं है। ये इशू जो है ये एक कौमी इशू है और अदलिया की आज़ादी से इसका बराह रास्त ताल्लुक है।
जी, आप सुप्रीम कोर्ट में मौजूद भी थे। अब तक ये बताया गया कि 7 जजेस इस्लामाबाद में मौजूद थे, इसीलिए उन जजेस का समाअत हुई। आगे अगर बाकी जजेस मौजूद होंगे तो फिर फुल कोर्ट भी बनाया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने इसकी जानिब इशारा किया। ये कार्रवाई भी बताएगी कि किस मौके पर इससे पहले फुल कोर्ट के इजलास हुए, कमीशन के लिए नाम किस तरह दिए गए, वज़ीर आज़म से क्या मशावरत हुई। आप की राय क्या है? क्या ये सही तरीका है इस वक्त आगे बढ़ने का इस मामले को, जिसको आप एक कौमी इशू भी करार दे रहे हैं खुद? जी हाँ, मैं समझता हूँ कि आज अच्छी पेशरफ्त हुई है, क्योंकि चीफ साहब ने इस बात की जो है किसी हद तक इंडिकेट किया है और बताया है कि ईद के बाद सारे जजेस सुप्रीम कोर्ट के इस्लामाबाद में अवेलेबल होंगे। इस वक्त चूँकि ईद की छुट्टियाँ आने वाली हैं, इसलिए वो बेंचेस पर हैं, कोई कराची कोई लाहौर, तो ईद के बाद वापस आ जाएंगे। तो ये इम्कान है कि हम एक फुल कोर्ट बना दें, इसमें सारे जज को बिठा के इस अहम मसले पर गौर ख़ौस करें। जी, हामिद खान साहब, चीफ जस्टिस ने कहा कि यानी इंक्वायरी या तहकीकात तो हुकूमत ही से करवानी पड़ेंगी। अगर ये मामला आगे कमीशन की तरफ जाता है तो वो सही इसका हल होगा और उसको कबूल किया जाएगा पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पर आपकी सियासी जमात की तरफ से? देखिए, कोई भी कमीशन जो कि इंतजामिया बनाएगी, जिस तरह से पहले कमीशन बनाया गया था, वो काबिल कबूल नहीं होगा, ना सियासी जमातों को और ना ही वो काबिल कबूल होगा वकला को। सबसे अहम इस वक्त जो इस हवाले से है वो वकला हैं, और वकला के अंदर सबका ये ख्याल है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में लिया है और खुद सुप्रीम कोर्ट ही इसका हल तलाश करे। और जिस तरह से तसद्दुक़ जिलानी साहब ने जो अपने रिक्यूज करने का लेटर लिखा, उसने बिल्कुल सही तौर पे लिखा है। ये मामला 2017 के कानून के तहत कमीशन का नहीं है, बल्कि ये मामला जो है ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का है या सुप्रीम कोर्ट का अपना मामला है। और उसमें चीफ जस्टिस की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि चूंकि हम आमतौर अल्फाज में कहते हैं कि ये पेटर फैमिलियाज, मतलब फैमिली के हेड है, मतलब जुडिशरी के हेड है, तो इन्होंने सारी जुडिशरी पर नजर रखनी है और अदलिया को तहफ़्फ़ुज़ देना है, हाई कोर्ट के जजेस को और दूसरों अदलिया को। लिहाजा इन्होंने इसमें रास्ता तलाश करना है और बिल्कुल सही कहा जिलानी साहब ने कि अब इनका काम है। तो हम भी इस मौके से पूरी तरह से एग्री करते हैं। जो पिटीशन मैंने कल फाइल की, जो आज जिसकी तरफ मैंने उनको तवज्जो भी दिलाई और कहा कि इसको भी साथ फिक्स करें, वो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से थी और उसमें यही हमने कहा कि आप इसको लगाएं और इस सारे कार्रवाई के साथ सुने, और हमारा मौक़िफ़ यही है उसमें कि फुल कोर्ट बैठ के इसको सुने और इसका हल तलाश करें। एग्जेक्टिव का बनाया हुआ किसी किस्म का भी कमीशन हमें काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि वो वैसे भी जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है उसमें ज़रूरी है कि उसको ऐसा कमीशन ना हो जिसका एग्जेक्टिव से ताल्लुक हो, जिसका इंतजामियत, क्योंकि इंतजामिया पर तो सारा इल्ज़ाम आ रहा है। देखिए ना, जो 6 जज का खत है उसमें जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। हामिद खान साहब, आप इंतहाई सीनियर वकील हैं, ये फरमाएगा ये किस तरह से होगा? फिर सुप्रीम कोर्ट खुद पुलिस तो नहीं बन सकती है, उसको इंतज़ामिया से, तहकीकाती इदारों से काम करवाना है इस मामले के नतीजे तक पहुंचने के लिए। और फिर जब आप ये फरमा रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मामला है, तो फिर फुल कोर्ट के मुतालबे से कैसे मसला हल होगा? नहीं, देखिए, फुल कोर्ट तो ओवरऑल इसको ओवरसी करेगा, लेकिन अपने में से ही कुछ जजेस का एक ट्राइब्यूनल बनाया जा सकता है। कोई चीज़ अमन माने नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही जजेस का 3 का या 5 का ट्राइब्यूनल बना के फिर उसकी निगरानी में जो भी तहकीकात करानी है वो कराए और उसको ओवरसी यही करें। बेशक उसमें कुछ एलिमेंट ऐसे भी हों जो कि इंतजामिया से ताल्लुक़ रखते हों इन्वेस्टिगेशन की हद तक, लेकिन वो काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कमीशन की निगरानी में ये मामला को करेंगे। ये ना हो कि वो मामला जो है एग्जेक्टिव के हाथ में चला जाए या वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस वो बनाते फिरे। हमारा कहना भी यही था कि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनने चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट को बनाने चाहिए,
कि ये मामलात हैं जिनमें की इंक्वायरी होनी, और इंक्वायरी जो करनी है उसको भी जजेस सुप्रीम कोर्ट के करें, और उसमें जिस किसी की मामलत उन्हें चाहिए, चाहे एग्जेक्टिव के लोगों की चाहिए होगी, चाहे उसमें किसी एग्जेक्टिव ब्रांच से ताल्लुक रखने वाले इन्वेस्टिगेटर्स की चाहिए होगी, बेशक उनको उसके साथ शामिल करें, लेकिन उसमें निगरानी और आखिरी फैसला और रिपोर्ट जो है वो जुडिशियल ट्राइब्यूनल का होना चाहिए। तो अहमद खान साहब, ये तो आप मौजूद भी थे सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी अपने रिमार्क्स में कहा कि जो नाम सामने आए थे, अगर तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब के नाम की बात की जाए तो वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए थे। इसकी तस्दीक भी खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने की, लेकिन ये भी इशारा किया कि जिस तरह का तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया गया पाकिस्तान में उनके नाम को लेकर, उस वजह से वो भी एक वजह बनी उनके माजरत करने की। तो इसमें सबसे ज़्यादा तो तनकीद तहरीक इंसाफ के हल्कों की जानिब से ही की गई थी। तहरीक इंसाफ तो एक पोलिटिकल पार्टी है ना, लेकिन इसमें तो सारे फुकला की तंजीमों ने इस कमीशन को रिजेक्ट किया है। हर तरफ से रेजोल्यूशन पास हुए हैं, चंद एक लोग जिनका कोई मफाद का मसला होगा, वरना फुकला तंजीमों का सर्वोट पाकिस्तान यही मौक़िफ़ था कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट को खुद करना चाहिए, इंतजामिया के किसी कमीशन के सामने नहीं मामला जाना चाहिए। लिहाजा इसके ऊपर दो आरा नहीं थी। सियासी जमातों का कुछ भी इसमें मौक़िफ़ हो सकता है। सबसे अहम मौक़िफ़ यहाँ पर वकला तंजीमों का मौक़िफ़ है, क्योंकि उन्हें इंडिपेंडेंस जुडिशरी के लिए काम करना है। तो जहाँ तक ये बात है कि आया वो नाम सजेस्ट जो दो किए जिनका जिक्र भी किया अटॉर्नी जनरल ने, उनमें से एक जिलानी साहब का नाम था और उनके नाम पर इत्तफाक किया, तो वो तो जिलानी साहब ने रिफ्यूज कर दिया। लेकिन दूसरा मैं ये समझता हूँ ये गलती थी, चाहे ये गलती वज़ीर आज़म या एडमिनिस्ट्रेशन कैबिनेट की तरफ से थी, या ये गलती सुप्रीम कोर्ट का नाम सुप्रीम कोर्ट की तरफ से थी। इसको हम यही समझेंगे कि ये मुनासिब स्टेप नहीं लिया गया था। उनको अपना जो फर्ज है, ये जो बर्डन है सुप्रीम कोर्ट का, वो आप किसी कमीशन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली बात सही जगह आ गई है। अब उन्होंने सो मोटो नोटिस ले लिया है। अब अगला स्टेप जो होना चाहिए कि ये इतनी अहमियत का हामिल है कि इसमें पूरी अदालत बैठकर इस पर अपना अमल तय करे और इसका मामला को आखिर तक लेके जाए। हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बात करने के लिए। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। फैसलाबाद की तहसील तानेवाला में मदरसे के मौलम की जानिब से 12 साल बच्चे के साथ ज़्यादती की मुबैना कोशिश और फिर एक आलिम दीन की मदाखलत की वजह से उस मौलम की रिहाई पर कई सवालात उठ रहे हैं। इस वाक़े को 10 दिन से ज़्यादा हो चुके और अब इब्तदाई तहकीकात के बाद सूरत हाल मज़ीद वाज़ेह हो गई है कि कैसे बच्चे के वालिद ने वाक़े के दिन FIR दर्ज करवाई, जिसके बाद मुलजिम गिरफ्तार हुआ। उसका 4 दिन तक जिस्मानी रिमांड लिया गया। पुलिस ने तहकीकात की और फिर उसी दौरान अल्लामा इब्तिसाम इलाही लाहौर से तानेवाला गए और दोनों फ़रीक़ीन के दरमियान सुलह करवाई, जिसके बाद जब मौलम को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो वहाँ पर बच्चे के वालिद ने हल्फनामा दे दिया कि उन्होंने मौलम पर शक के बिना पर FIR दर्ज करवाई थी, जिसके बाद मौलम को मजिस्ट्रेट के हुक्म पर रिहा कर दिया गया। जबकि इसी दौरान बच्चे के वालिद ने मीडिया को बताया कि उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए मदरसे के मौलम को माफ़ कर दिया है। इस पूरी सूरत हाल पर सवाल उठा कि कैसे एक आलिम दीन एक ऐसे मौलम को तहकीकात से बचा सकते हैं, और क्या पुलिस जिनसी जराइम जैसे संगीन इल्ज़ाम की तहकीकात मुकम्मल किए बगैर सिर्फ पंचायत के फैसले पर मुलजिम के खिलाफ तहकीकात ख़त्म कर सकती है। इस हवाले से आज शाया होने वाली आसिफ चौधरी की खबर के मुताबिक आला सतह की पुलिस इंक्वायरी में मालूम हुआ है कि मुबैना मुलजिम को पंचायत की जानिब से सालिसी का किरदार अदा करने के बाद रिहा करना सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खुली खिलाफ वर्जी है। खबर के मुताबिक पुलिस इंक्वायरी में बच्चे के वालिद का मजिस्ट्रेट को दिया गया तहरीरी बयान एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिसमें पंचायत का जिक्र था, जिसकी वजह से इस मामले को दोबारा इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। इस पेशरफ से आगाह एक अफसर ने बताया कि इंक्वायरी के दौरान पुलिस की लीगल ब्रांच ने सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले का हवाला दिया, जिसमें जरगा या पंचायत की कानूनी हैसियत पर सवाल उठाया गया था। अफसर ने मजीद कहा कि पुलिस की लीगल ब्रांच ने आला अफसरान को मशवरा दिया है कि मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को चैलेंज करने के अहकाम दें। लीगल ब्रांच का मानना है कि पुलिस को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में पंचायत का किरदार जांचना चाहिए। अगर वो कसूरवार पाए गए तो उन पर जुर्म छुपाने के चार्जेस के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाब ला नई पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस के लिए एक टेस्ट केस बन रहा है कि वो फरसूदा रवायत के खात्मे की मिसाल कायम करें और बच्चों के साथ बढ़ते हुए जिनसी ज़्यादती के वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम करें। प्रोग्राम का यहाँ पर इख्तिताम होता है। इजाज़त दीजिए।